जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज की क्लास में आपको 7 मिलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है ना। और ये कौन सी डेट में और किस टाइम पे पूछे गए वो भी मैं आपको बता दूंगा। और चलते हैं दोस्त अपने क्लास की तरफ। और आज ये हमारा फर्स्ट क्लास है और आज सोमवार है, जो मंडे है सोमवार है। सोमवार से आपको क्लास मिलना स्टार्ट हो गई है और प्रॉपर आपको क्लास एसएससी जीडी की जीएस की क्लास मिला करेगी, जहाँ पे आपको 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन और आपके 10 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 10 आपके जीएस के क्वेश्चन, ठीक है ना। 10 आपके जीएस के क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन और 30 मिनट की क्लास हुआ करेगी। तो आप सभी लोग जो मेरे साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जो भी क्लास आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ में क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और एक बार इन सभी दोस्तों पे नज़र करेंगे, क्योंकि ये वे मेरे सभी दोस्त हैं जो अभी मेरे साथ आरपीएफ की क्लास में जुड़े हुए हैं और प्रॉपर मुझे कमेंट करते हैं। तो सभी का दोस्तों का नाम लूँगा एक बार। अवनीश भैया हैं यहाँ पे, रवि कुमार हैं, सौरभ भैया हैं और सविता कुमारी हैं, और यहाँ पे पटेल आरएक्स हैं, वीके आर दास हैं, अंकित गुजर हैं, अजरुद्दीन भैया हैं, सागर कुमार हैं, राकेश कुमार हैं, पटेल हैं, अपना खंडवा, चेतन भैया, सृष्टि, दिनेश कुमार, सुनील कुमार, माई ड्रीम सक्सेस लाइफ। गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तुषी चौहान, वेरी गुड सर जी। और यहाँ पे विपिन भैया हैं, खुशबू कुमारी हैं ये, और शिवानी कासगंज हैं, और यहाँ पे सोनू खन्ना है, और मुस्कान हैं, रुस्तम हैं, अपना अवस्थी हैं, शबीना हैं, नेहा कुमारी हैं, और यहाँ पे शिल्पी हैं, और पूनम हैं, और क्या है फ्री फायर बॉय। तो भैया बिल्कुल सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये एसएससी जीडी की क्लास है, और आपको रोज़ जैसे आरपीएफ की क्लास मिलती है तो वो भी आपको रोज़ की तरह आज भी मिलेगी। और यहाँ पे आज से ये आपको एसएससी जीडी की क्लास भी मिलना स्टार्ट हो गई है। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यहाँ पे आपको बताना है, और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 7 नवंबर। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 नवंबर। आपके पेपर में एक आपसे दिवस भी पूछा जाता है, तो आप मेरे साथ अगर जुड़े हुए हो, मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि जो आपसे पूछा जाए वो दिवस मैं आपको ज़रूर एक बार बताऊं। और यहाँ पे देखो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे याद रखना कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और 1 मई को आपका श्रम दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ मिलेगा, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगना है। बस उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, और शाम तक इसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना कि भैया मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, रिप्लाई में दे दूंगा और आप ज्वाइन कर लेना। तो बिल्कुल दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया है, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। बताइए तारपीन का जो तेल है वो किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, लेकिन प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो अभी मैं विद डेट और टाइम के आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे याद रखना भैया, ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल, ठीक है ना। और ये कौन कौन से, देखो भारत के कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो वो भी आप नोट कर लेंगे। ये देखो पहला तो उत्तराखंड याद रखना, और जम्मू कश्मीर याद रखना, और जम्मू कश्मीर के साथ में पंजाब राज्य में भी पाए जाते हैं, पंजाब को भी आप याद रखना। और ये नेपाल देश में भी पाए जाते हैं। कहाँ? नेपाल देश में भी पाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, पहला आईपीएल टूर्नामेंट कब खेला गया था। पहला आईपीएल टूर्नामेंट जो है वो कब खेला गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आप याद रखना, इसकी जो शुरुआत है वो 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। और ये प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं,
ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना, और याद रखना ये कहाँ पर, बेंगलुरु में आयोजित हुए थे। वो था स्टेडियम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, है ना, क्या था, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो, एक इसका नाम आप याद रखना, इसे हास्य गैस भी बोलते हैं, है ना, हास्य गैस भी बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट किसे बोलते हैं, तो देखो बाई लगा है ना, बाई घर में काम करने वाली होती है, तो याद रखना काम करने वाली बाई होती है तो वो किचन में काम करती है ना, किचन में खाना बनाती है। तो याद रखना किचन वाला सोडा, मतलब कि ये सोडा है, और कौन सा, किचन वाला, मतलब खाने वाले सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और धोने वाले सोडे को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। यहाँ पे बाई प्लस हो जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से डायनमो की खोज किसने की थी। डायनमो की खोज यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि किसने की थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपने माइकल फैराडे ऑप्शन सी को टिक किया होगा, है ना, ऑप्शन सी माइकल फैराडे को आपने टिक किया होगा। और इन्होंने खोज करी कब थी, ये भी आपको देखो पता होना चाहिए। तो याद रखना बेटा, 1830 में इन्होंने खोज करी थी। कब करी थी, 1830 में इन्होंने खोज करी थी। और देखो, जेम्स चैडविक जो हैं, इनसे याद रखना, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। किसकी, न्यूट्रॉन की खोज करी थी। और कब करी थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना बेटा, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1932 में करी थी। कब, 1932 में करी थी। फंक ने विटामिन की खोज करी थी, और कब करी थी, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको हर वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है। निम्न में से अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है। देखो, राजधानी और उनके राज्यपाल और उनके जो सीएम हैं, ठीक है ना, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे अंडमान निकोबार की राजधानी आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर आ चुका होगा, है ना, ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक जेल भी है, उसका नाम है सेलुलर जेल, है ना, सेलुलर जेल। तो ये भी आपको याद रखना है। एक यहाँ पे वो है एयरपोर्ट है, वीर सावरकर एयरपोर्ट, है ना, वीर सावरकर एयरपोर्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो शिलोंग दे रखा है, ये किसकी राजधानी है, शिलोंग। तो याद रखना भैया, ये मेघालय की राजधानी है। किसकी, मेघालय की राजधानी है। कोहिमा किसकी है, तो कोहिमा याद रखना नागालैंड की राजधानी है ना, नागालैंड की राजधानी है। और देखो आपसे ईटानगर पूछा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश की है। कहते हैं ना कि अरुणाचल ईटा पाथेंगे, है ना, ट्रिक से एक याद करी थी कि अरुणाचल ईटा पाथेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। अयोध्या का प्राचीन नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे आपका जो जवाब है वो आ चुका होगा भैया, साकेत है। क्या, साकेत। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो अवंतिका है ना, ये किसका, जो ऑप्शन ए में अवंतिका दे रखा है, ये किसका पुराना नाम था। तो याद रखना भैया, ये उज्जैन का था। किसका, उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका, ठीक है ना। पाटलिपुत्र जो है ये किसका पुराना नाम था, तो याद रखना पाटलिपुत्र जो है ये पटना का पुराना नाम था। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बताओ, क्या गंगा नदी के किनारे स्थित है क्या। और देखो, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है ना, ये तो आपको पता ही होगा। लंबाई पूछ ली जाती है कभी कभी, तो याद रखना 2525 किलोमीटर, मतलब कि 2525 मतलब 25 याद रखना, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे याद रखना, जो अयोध्या है ना, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना भैया, ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आप याद रखना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए यहाँ दिया है कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। कठपुतली जो है, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था। देखो लोक नृत्य से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बताओ, देखो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए राजस्थान हो जाएगा। भैया कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखो मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश से याद रखना, आपसे नौटंकी पूछा जा सकता है ना, नौटंकी पूछा जा सकता है तो उत्तर प्रदेश याद रखना। तमिलनाडु से अगर पूछा जाएगा तो तमिलनाडु से आपसे भरतनाट्यम पूछा जाएगा, है ना। तो याद रखना ये कहाँ से, तमिलनाडु से संबंधित है। और देखो यहाँ पे पंजाब से आपका भांगड़ा है, गिद्दा है, ये सब पूछा जा सकता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं आपको बता दूं, मेरे कई दोस्त कहते हैं कि मुझे याद नहीं होता। याद करने की ट्रिक है कि आपको दोस्त लिखना पड़ेगा। अगर आप लिख रहे हो ना तो आप पक्का याद कर लोगे, आपको याद रहेगा, ठीक है ना। और देखो कहते हैं दोस्त कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं ना, वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंच पाते हैं। तो बिल्कुल दोस्त अपने कदमों पर जरूर विश्वास करें, अपनी मेहनत पे विश्वास करें और सफलता इस बार आपको 100% मिलेगी। और देखो यहाँ दिया है, एक वर्ष में संसद की कम से कम यहाँ पे खालिस्तान बैठक होना आवश्यक है। कितनी बैठक होना आवश्यक है आपको ये बताना है, एक बार, 2 बार या 3 बार, कम से कम पूछा गया है, मिनिमम आपको बताना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि जो आपका आंसर है वो ऑप्शन बी आएगा, 2 बार। कितनी बार, एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलता है दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। कहने का मतलब सूर्य में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो हाइड्रोजन होती है। तो वो कितने प्रतिशत होती है यहाँ पे आपको ये बताना है। तो बिल्कुल देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन में ऑप्शन बी 71% आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने 78% को टिक किया था तो याद रखना वायुमंडल, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन। कौन, यहाँ पे देखो एम हो गया, नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना। 21% जो है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना। और 24% जो यहाँ पे दे रखा है ये आप याद रखना, सूर्य में हीलियम गैस पाई जाती है। क्या, हीलियम गैस जो है वो सूर्य में 24% पाई जाती है और हाइड्रोजन 71% पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए और आप दोस्त नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है। ये प्रश्न भी देखो आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपरों में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे आपको जो राइट आंसर है वो आप याद रखना, शक संवत, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था, है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया 78 ईसा में हुआ था, जो कि वो था, क्या कहते हैं उसे, राजा कनिष्क था, है ना, राजा कनिष्क के समय हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये कुषाण वंश का कुषाण वंश का शासक था। मैं देखो यहाँ पे आपको संस्थापक बताने वाला था। तो चलो संस्थापक की बात जब दिमाग में आ गई तो वो भी बता देते हैं, कुजुल कडफिंसिस, है ना। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कडफिंसिस। तो ये भी आपको याद रखना। और कुषाण वंश का ही राजा कनिष्क था जिसका रेशम मार्ग पर भी कब्जा था। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत के बाहर पूछा जाएगा कि कौन सा वो सम्राट था जिसका कब्जा था, भारत के बाहर भी। तो याद रखना, एक तो कनिष्क था और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और देखो यहाँ पे विक्रम संवत दे रखा है, विक्रम संवत भी पूछ लिया जाता है। तो इसका 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था, है ना। कब, 57 ईसा पूर्व। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना खालिस्तान का मुख्य उद्देश्य था। तो देखो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की जो प्राप्ति करना है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पे अब दोस्त आपको बिल्कुल राइट आंसर करना है और मैं उम्मीद कर रहा था कि आपका राइट आंसर आ भी गया होगा भैया, ऑप्शन डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्या, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो कार्यकाल था वो भी याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वो 1974 से 1978, मतलब 4 साल ये चली थी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एरर हो गया, मैंने 48 लिख दिया, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे 78 है, ठीक है ना। एक बार हटाओ इसे।
देखो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। और याद रखना 1974 से 1978 तक, ठीक है ना। देखो फिर से गड़बड़ हुआ, 1974 से 1978 तक, ये जल्दबाजी में होता है तो भैया बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ मैं। और ये आप याद रखेंगे और यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, भारत अपनी भूमि सीमाएं खालिस्तान देश के साथ साझा करता है। कितने देश के साथ ये साझा करता है भारत अपनी भूमि सीमाएं? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे आप याद रखना, ये प्रश्न भी आपसे एसएससी जीडी में पहले पूछा गया था। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपका होगा क्या राइट आंसर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अगर आपने चुना है इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि 7 देशों के साथ में सीमा रेखा साझा करता है। अब वो 7 देश कौन कौन से हैं? तो याद रखना एक तो हो जाएगा म्यांमार, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख लो। म्यांमार के साथ में, पाकिस्तान के साथ में करता है, नेपाल के साथ में करता है, और नेपाल के बाद आपका अफ़गानिस्तान आ जाएगा, अफ़गानिस्तान के साथ में होता है, और भूटान के साथ में भी सीमा रेखा लगती है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और चीन के साथ में भी सीमा रेखा लगती है, और बांग्लादेश के साथ में भी सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा लगती है, ठीक है ना। तो आप याद रखना कितने देश हो जाएंगे? 7 देश हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए किसी को, अगर आप किसी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जो कि बिल्कुल ज्वाइन करना भी बिल्कुल फ्री है, और पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है ना, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लगना है। तो आप सब भी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और देखो यहाँ पे दिया है कि केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ है ना। तो ये ऐसे कुछ करंट से भी संबंधित प्रश्न आएंगे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल याद रखना भैया, यहाँ पे ऑप्शन ए वायनाड जिला है। कौन सा जिला है? वायनाड जिला है, जो कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, और स्क्रीनशॉट ले लेना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? H2 जो है वो निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि आपका जो जवाब है वो हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी हाइड्रोजन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। हीलियम का याद रखना, अगर हीलियम की तरफ जा रहे हो, 1 मिनट, अगर आप में से कोई हीलियम की तरफ जा रहा है तो हीलियम का आपको पता होना चाहिए कि He होता है। क्या होता है? He होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का तो आपको पता होगा O2 होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आणविक सूत्र आपको पता होने चाहिए। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और कल से आपको मैं कंप्यूटर के भी क्वेश्चन कुछ लाया करूंगा क्लास में, है ना। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के। और अगर आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, आपने क्लास को खूब भर भर के शेयर किया अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया क्लास को, तो मैं आपको ये 30 की जगह 50 क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर दोस्त, तो बिल्कुल आपका सपोर्ट रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि अगले मंडे तक आप 50 क्वेश्चन की क्लास करवा भी लेंगे, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किलायु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यहाँ पे किलायु ज्वालामुखी पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल याद रखना भैया, ये हवाई द्वीप में पड़ता है। और ये जो हवाई द्वीप है ये कहाँ पड़ता है? तो याद रखना भैया, ये अमेरिका में पड़ता है ना। अमेरिका में हवाई द्वीप पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी होती हैं। इस द्वीप, हवाई द्वीप पे जो ज्वालामुखी होती हैं वो लगभग सभी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे मैं और आपको बता दूँ, अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कैटोपैक्सी, सबसे ऊँची जो ज्वालामुखी है विश्व की, वो कैटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? इक्वाडोर में। तो ये भी याद रखना। और वेनेजुला में याद रखना, यहाँ पे सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा वो है क्या? जलप्रपात, है ना, जलप्रपात, जिसे बोलते हो एंजिल जलप्रपात। क्या? एंजिल जलप्रपात। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से सबसे बाद का वेद कौन सा है? बताओ यहाँ पे सबसे बाद का वेद कौन सा है? देखो 17वां क्वेश्चन है, और मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा और सिर्फ इतना कहूँगा, हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी मेरी आवाज़ को इस बार सुन रहा है उसको इस बार SSC GD में 100% सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। और आप भी अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लेना, क्लास को लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो यहाँ पे बिल्कुल आप प्रश्न पे चलते हैं। और यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो भैया सबसे बाद का जो है वो है आर्थव वेद। क्या है?
आर्थव वेद, देखो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना। आर्थव वेद है और आर्थव वेद में जो जादू टोना, ठीक है ना, जादू टोना और साथ में प्रेम विवाह और आपका आ जाता है वशीकरण, है ना, ये सब किस में आता है, आर्थव वेद में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप नोट कर लेना, ये सबसे बाद का वेद भी है। और देखो यहाँ पे याद रखना, जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है, ये सबसे पुराना, सबसे पहले का वेद है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा वेद है, निम्न में से कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा है, जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा है। तो भैया वो यजुर्वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में इसकी रचना की गई है, तो ये भी आप याद रखना है। और देखो सामवेद से याद रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन से वेद को माना जाता है, तो याद रखना भैया संगीत की जो उत्पत्ति है वो सामवेद से हुई है। संगीत कहाँ से लिया गया, सामवेद से लिया गया, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है लोधी वंश का संस्थापक कौन था भैया। देखो यहाँ पे बस आपका इंतजार खत्म होने वाला है, 23 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे आपके प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना, जो अभी पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आपको 23 से लेकर 30 तक मिलेंगे। तो बिल्कुल क्लास में बने रहिएगा और यहाँ पे बताना है कि लोधी वंश का संस्थापक जो था वो कौन था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे एक आप याद रखेंगे, जो लोधी वंश का शासक संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। कौन था, बहलोल लोधी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश जो था वो कब से कब तक रहा था, तो ये भी याद रखना। देखो 1451 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 51 करना है, माफ़ी चाहते हैं, 51 से लेके और 1526 तक, है ना, 1526 तक। जब 1526 में बाबर आया, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, है ना, किसके साथ में, इब्राहिम लोदी के साथ में और बाबर के बीच में। कब हुआ था, 1526 में। तो ये इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। तो बाबर ने फिर 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। किसकी, मुगल वंश की स्थापना कर दी थी, पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो खिज्र खां है ये किसका संस्थापक है, तो ये है सैयद वंश का संस्थापक। किसका, सैयद वंश का संस्थापक। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। देखो फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं आपसे आज बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो मैं समझ जाऊँगा कि बिल्कुल आप लोगों का फुल सपोर्ट है, और फिर आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। और यहाँ पे देखो दिया है, निम्नलिखित में से दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ज़्यादातर ये एक हल्का क्वेश्चन डाल दिया जाता है हमारे लोगों के पेपरों में, है ना। तो याद रखना, ये 12 दिसंबर 1911 को बनी थी। कब, 12 दिसंबर 1911 को बनी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि इसकी जो घोषणा थी ना वो किसने करी थी, तो वो 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने करी थी। किसने, जॉर्ज पंचम ने करी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी। कहाँ पर, दिल्ली दरबार लगा हुआ था, वहाँ पे ये घोषणा हुई थी। और इससे पहले जो राजधानी थी वो थी कोलकाता। कहाँ थी, कोलकाता भारत की राजधानी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1901 में याद रखना नोबेल पुरस्कार की प्रारंभ हुआ था, है ना, नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखो 1915 याद रखना, जो महात्मा गांधी जी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। कब, 9 जनवरी को, जिसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 12 जनवरी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाते हैं, है ना, जयंती के रूप में मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि 10 जनवरी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो याद रखना थल सेना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है
कि पेरिस ने कौन सी बार ओलंपिक खेल की मेज़बानी की है। पेरिस ने कौन सी बार ओलंपिक खेल की मेज़बानी, देखो पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आज ये फर्स्ट क्लास है तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है ना, और जितने भी क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं वो मैं आपको सभी क्लासों में करवा दूंगा। और यहाँ पे याद रखना कि जो पेरिस ने इस बार ओलंपिक की जो मेज़बानी है वो कौन सी बार की है, तो ये तीसरी बार की है। कौन सी बार? 3 बार की है। कब कब की है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। याद रखना सन 1900 में की थी, उसके बाद 1924 में की, और फिर उसके बाद 2024 में की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने साल का यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, तो यहाँ पे पूरा 100 वर्ष का अंतर आ रहा है। कितना? 100 वर्ष बाद तिबारा की है, ठीक है ना भाई। 1924 में करी थी और फिर 2024 में करी पेरिस ने, तो यहाँ पे 100 वर्ष बाद इकट्ठा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे देखो ये प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है और आपसे फिर भी पूछे जाने की चांस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, ये पड़ता है असम में। कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये कहाँ? भारत के असम में पड़ता है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है कि आपको पता होना चाहिए। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा है। माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा है। और याद रखना इसे असम की संस्कृति राजधानी भी कहा जाता है। क्या? असम की संस्कृति राजधानी भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं। और देखो पश्चिम बंगाल में ना गंगा सागर मेला लगता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, गंगा सागर मेला। तो ये पश्चिम बंगाल में लगता है, ये भी आप याद रखना। और सुंदरवन का जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, वो कहाँ है? वो भी पश्चिम बंगाल में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। ये देखिए, ये अब यहाँ से आपके 30 तक क्वेश्चन चलेंगे जो आपसे पूछे गए थे। एसएससी जीडी 22/2/2024 को 11:30 से 12:30 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुष की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी। मतलब 15 वर्ष जो 15 वर्ष प्लस के जो पुरुष थे उनकी साक्षरता दर थी। तो 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुष की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना 78.8%। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो भारत की अगर साक्षरता दर आपसे पूछी जाएगी 2011 में, तो आप बताएंगे 74.04% है ना। तो ये 2011 की साक्षरता दर थी। और प्रश्न जो पूछा गया था उसका सही जवाब 78.8% हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। हालांकि मैं PDF में ये क्वेश्चन आपको दे ही दूंगा और ये आपके पूछे हुए पेपर के क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो भैया बताओ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। ये भी आपका 22/2/2024 को उसी शिफ्ट में, मतलब उसी पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भैया ये पड़ता है आपके अनुच्छेद 51A में, है ना। अनुच्छेद 51A में। और अगर भाग की बात करेंगे तो भाग भी यहाँ पे याद रखना 4 का, है ना। कौन सा? 4 का में आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखो अनुच्छेद 17 भी आपको इम्पोर्टेंट है। आपको देखो ये प्रश्न का जवाब हो गया। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो बता देता हूँ क्योंकि ये भी पूछ लिए जाते हैं। अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित आपका आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो 17 है, छुआछूत से। और अनुच्छेद 19 जो है ये याद रखना, जो पत्रकार लोग होते हैं उन्हें बोलने की स्वतंत्रता और भीड़ को मतलब इकट्ठा होने की जो स्वतंत्रता है, ये सब आपके अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 में आपके दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और चलता है इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है भारतीय नृत्य में खालिस्तान, भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता की मान्यता में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? राष्ट्रीय पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। ये भी भैया उसी पेपर में पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पे आप बताइए। देखो मैंने आपसे कहा ना पुरस्कार भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि एक आपसे पूछा जाएगा,
है ना। तो पुरस्कार भी आप मेरे साथ पढ़ेंगे, बस क्लास को ज्वाइन कर लेना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे याद रखना, मनोरमा ठक्कर पुरस्कार ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या प्रश्न का जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है। और ये क्यों पूछा जा सकता है, ये इसलिए पूछा जा सकता है कि इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है ना। तो इसलिए ये पूछा जा सकता है आपसे। द्रोणाचार्य पुरस्कार याद रखना, जो खिलाड़ियों के कोच होते हैं ना, जो खिलाड़ियों के कोच होते हैं, जो हमारे कोच लोग होते हैं जो हमें ट्रेन करते हैं, उन्हें दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? ये भी भैया आपका पूछा गया था सेम पेपर में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका 238 हो जाएगा। कितने चुने जाते हैं? 238, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो अधिकतम सीमा है वो 250 होती है, जिसमें 12 को क्या किया जाता है, 12 जो सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी? ये प्रश्न आपका देखो सेम पेपर में पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा था कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी कुचिपुड़ी आएगा, है ना। क्या आएगा? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और देखो कथकली जो है ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये केरल से संबंधित है। और कथक जो है ये उत्तर भारत से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो गरबा है ये गुजरात से संबंधित है। तो ये देखो आप याद रखेंगे। नृत्य शैलियाँ भी आपसे पूछी जा सकती हैं, आपसे त्यौहार भी प्रमुख पूछे जा सकते हैं। तो ये सब आपको, और देखो राज्यों से जो योजनाएं हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये सब अपना एकदम रेडी रखना है दोस्त, क्योंकि इस बार आपको सफल होना है। कहते हैं ना कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा दोस्त। तो बिल्कुल, और यहाँ पे देखो सेम पेपर में पूछा गया है कि टीपू सुल्तान वर्ष इतने में मैसूर का शासक बना। तो टीपू सुल्तान किस वर्ष जो है मैसूर का शासक बना? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा था कि आपका जो आंसर है वो आएगा 29 दिसंबर 1782 में। कब बना था भैया? 29 दिसंबर 1782, है ना, में शासक बना था। हाँ ठीक है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि इसका जो जन्म है वो 1 दिसंबर 1751 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ पर? बेंगलुरु में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी जो मृत्यु है वो 4 मई 1799 को हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये देखो आपका पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना, अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी है? तो भैया ये भी देखो पूछा गया। मैंने कहा ना कि योजनाओं से भी संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं आपको वो सारी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ दिया है समय की मूल इकाई क्या है? समय की मूल इकाई क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो याद रखना दोस्त, आपका हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड है समय की मूल इकाई। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो किलोग्राम दिया हुआ है ये याद रखना, ये होता है द्रव्यमान का। किसका? द्रव्यमान का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो जूल है ये किसका होता है? तो ये भी आप याद रखना, ये ऊर्जा का होता है। ठीक है ना दोस्त। और देखो मैं लास्ट टाइम आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मैंने रातों में जाकर देखा है स्टूडेंट की जो सुबह होती है वो सुबह होने में सालों लगती हैं। कितनी? सालों लगती हैं। देखो एक चींटी 100 बार चढ़ती है, गिरती है, लेकिन अंत में सफल होती है। तो बिल्कुल दोस्त आप भी
हार नहीं मानेंगे। अगर अभी पिछली बार आपका नहीं हो पाया था सिलेक्शन, तो इस बार तो आपका 100% होना तय है। और अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो अपना पूरा 100% लगा दो दोस्त, नेक्स्ट टाइम का कोई कॉलम ही नहीं बचेगा, है ना। इसी बार में बेड़ा पार और सिलेक्शन हो जाएगा दोस्त। वर्दी आपकी इच्छा है तो मेरी भी ये इच्छा है कि आपको वर्दी ही मिले, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। और ये क्लास आपके सहयोग का आभारी रहेगा, है ना। आप लोग पूरा सहयोग करेंगे, ये मुझे आपसे विश्वास है। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।